हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में जो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिलीज करी है फॉर फीडबैक। अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो हो सकता है अभी फीडबैक के लिए ओपन करा है, पर जिस तरीके से पॉलिसी पड़ी है, जिस तरीके से अगर लग रहा है तो एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप सा लगा है। इसमें ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल है नहीं, तो लग रहा है कि जो ड्राफ्ट है हो सकता है कि विदाउट मच मॉडिफिकेशन ये वैसे ही आपकी पॉलिसी आपकी फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। पहली बात तो ये एयर स्पोर्ट्स के बारे में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने तो रिलीज करी है, साथ में स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन कहेंगे कि स्पोर्ट्स का टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, चाहे एयर स्पोर्ट्स की बात है। क्या जिंदगी ना मिले दोबारा देख लिए उन्होंने कि चलो जी एयर स्पोर्ट्स के बारे में स्काई डाइविंग करेंगे, तो उस कंटेक्स में ये रिलीज कर रहे हैं। मोदी जी ने शायद वो देख ली है, या फिर क्या हुआ वो खुद ही स्काई डाइविंग के लिए चले गए थे। बट एक्चुअली स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके फिटनेस के लिए तो रोल प्ले करता ही है, साथ में इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और यूपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो 2021 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे। और फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके बाकी सारे एग्जाम्स हो गए, एसएससी हो गए, बैंक्स हो गए, उनमें तो आते ही हैं, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आए हैं। जैसे लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गया, अवार्ड्स के ऊपर जैसे क्वेश्चन आ गया, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स दोनों को मिक्स कर दिया, जबकि उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कम लोग करते हैं। फिर आपका ओलंपिक कमेटी के कंटेक्स्ट में आ गया, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ यूपीएससी भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे हिसाब से मेंस में भी इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है ओवरऑल स्पोर्ट्स के ऊपर, या फिर इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर एसए के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स का क्या मेजर रोल रहता है। वो हमेशा एक ओपन एंडेड है, उस पर कभी भी आ सकता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। खेलो इंडिया हो गया, ये पॉलिसी हो गई। ओलंपिक्स के कंटेक्स्ट में कि इंडिया ने ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्म करा है, गोल्ड मेडल मिला है, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ मीन्स पे आ सकता है। तो उसमें अगेन आप ये कह सकते हैं कि जो न्यू फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स हैं उसमें भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा इसके, क्योंकि पॉलिसी एस्पेक्ट्स में काफी सारे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर ए स्पोर्ट्स की जो अगर मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे बेस्ड है, कब फॉर्म हुई थी, इस तरीके कोई क्वेश्चन, या फिर इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से ए स्पोर्ट्स इंक्लूड करे जाते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो ऑप्शंस दे देंगे 4-5 की ये स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है नहीं है, ड्रोन्स इंक्लूडेड है नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। इसका मैं बेनिफिट भी बताऊंगा, इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए, और साथ में इन अ वेरी कंसाइज मैनर, और कंटेम्प्रेरी तो है ही टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। ये हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी आया था। मैंने पीआईबी और जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, उसको यूज करके ये लेक्चर बनाया है। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, अब इतना हो तो मैं इसमें आपको क्या पढ़ाऊं। तो लेट्स मूव टू द पीपीटी डायरेक्टली। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये पॉलिसी किसने रिलीज करी है। कुछ ऑब्वियस लोग लगेगा कि कहीं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने तो रिलीज नहीं करी, पर स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसका ड्राफ्ट रिलीज करा है फॉर पब्लिक फीडबैक, और सजेशंस मांगे हैं 31 जनवरी 2022। तो अभी इसी साल में ये जनवरी 1 को रिलीज करा गया था, 3 को ये आसपास ये न्यूज़पेपर में आया था, बाकी न्यूज़पेपर्स में कवर करा गया। तो अब हम देखते हैं, पहली बात तो हम ये इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि क्यों ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, यूपीएससी के लिए नहीं पर इन जनरल भी क्यों इंपॉर्टेंट है। कि इंडिया पे है, पहली बात तो ये एयर स्पोर्ट्स में इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू बी अ लीडर इन दिस स्पोर्ट। ठीक है, क्यों इस वजह से, क्या रीजंस है व्हाई इंडिया हैज सो मच पोटेंशियल टू बी द लीडर इन एयर स्पोर्ट्स। इस वजह से क्योंकि अ लार्ज जोग्राफिकल एक्सपेंस, क्योंकि इंडिया के पास लैंड साइज तो काफी ज्यादा है, आपकी 7th लार्जेस्ट आपकी कंट्री है, इस वजह से। दूसरी बात ये सिर्फ ये नहीं कि एरिया काफी ज्यादा बड़ा है इंडिया का, दूसरा रीजन है कि डाइवर्स टोपोग्राफी। तो इंडिया जोग्राफिकली एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, इस वजह से भी। फेयर वेदिक वेदर कंडीशंस, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है इस वजह से, तो फेयर वेदर कंडीशंस भी है। एंड इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तो आपको पता ही है सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट होने वाले हैं, एंड स्पेशली द यूथ। तो ये जो एयर स्पोर्ट्स जो है ये मेनली एक यूथ के लिए ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल बच्चे भी नहीं कर सकते क्योंकि हार्मफुल रहेगा, एंड बड़ी एज के लोगों के लिए भी थोड़ा सा वहां पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो यूथ के लिए ये ज्यादा है, तो यूथ काफी ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में यूथ का शेयर भी ज्यादा है। तो लैंड मास काफी ज्यादा है, वो भी काफी डाइवर्स है, वेदर कंडीशंस अच्छी हैं, यूथ है, तो इस वजह से।
एंड इट हैज़ अ कल्चर, ग्रोइंग कल्चर फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एविएशन। एविएशन में भी काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है ओवरऑल भी। अगर सिविल एविएशन की बात करें, सिविल एविएशन का भी क्वेश्चन है तो उसमें भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उड़ान स्कीम ही लॉन्च करी है, ये भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये है कि वाई इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन दिस, ठीक है, कि एयर स्पोर्ट्स एक्चुअली क्या क्या कंडीशन प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, और वो सारी प्री रिक्विजिट्स इंडिया के पास हैं। दूसरी बात, ये बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट रेवेन्यू तो मिलेगा ही, ठीक है, ये तो है ही कि यहाँ पे मतलब एयर स्पोर्ट्स एयर एडवेंचर के लिए वहाँ पे अगर वहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स हैं एसोसिएशन से उससे पैसा कमाएंगे। साथ में ट्रैवल टूरिज्म इन सबको भी प्रमोट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट करेगा। जहां जहां पे अगर आपका ये एयर स्पोर्ट्स का आपका टूरिज्म चलेगा तो वहां पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करना पड़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, स्पेशली इन हिली एरियाज ऑफ द कंट्री जिनको थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है क्योंकि टेरेन के चक्कर में वहां पे, तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसी वजह से हिल एरियाज को, जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी दिया जाता है कुछ स्टेट्स को, तो वहां पे ये सब बेनिफिट होगा। एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग इन एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल एंड टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक ग्लोबल कोलैबोरेशन भी होगी। तो ये सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हम देख सकते हैं। अब इन बेनिफिट्स का दिमाग में रखते हुए हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। इसका विजन एंड मिशन दोनों को मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड कर दिया है। छोटी छोटी सब हेडिंग्स के अंदर मैंने इसके कवर करा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से स्पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जीएसटी क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लग रही है, तो सारी चीज़ें, और क्या इसकी गवर्निंग बॉडी है, वो सब मैं आपको अब फीचर्स बताता हूँ। सो अभी मैंने इस लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज क्या कंटेक्स्ट था, वो मैंने बता दिया, वो तो छोटा सा था। फिर इसका एनालिसिस बताया था कि व्हाई दिस पॉलिसी इज सो इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई एम कमिंग डाउन टू द फीचर्स। फीचर्स इसके बहुत ज्यादा हैं, सारे इसके कवर करे हैं। तो अब इसकी तो विजन क्या है। विजन इज टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030। अब इसमें विजन में ये आपको ध्यान रखना है कि 2030 इज द टारगेट ईयर। तो 2030 आपका टारगेट है। एंड मिशन क्या है, टू प्रोवाइड अ सेफ, क्योंकि सेफ्टी तो क्योंकि सबसे ज्यादा एक हाई रिस्क स्पोर्ट्स है ये, मुझे तो खुद डर लगता है अगर मैं स्काई डिफिंग की बात करूं। तो वो है अफोर्डेबल, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सिर्फ एलीट मासेस के लिए हो जाए, तो उसको सेफ्टी वाइज तो रखना ही है, साथ में अफोर्डेबल भी रखना है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सेफ्टी। एक्सेसिबल, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही रीजन में अगर कर दिया जाए, सारे मासेस सारे जो रीजन्स हैं उनको टारगेट करना है, नॉर्थ ईस्ट में भी, साउथ में भी, आपका नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, हर जगह पे। इंजॉयबल एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एस्पेक्ट में यहाँ पे मैं कहूंगा कि फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिसी लॉन्च कर रही है और फाइनेंशियल सस्टेनेबल नहीं है, कि कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी हैव टू प्रोवाइड अ सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एंजॉयबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। खास बात इसकी ध्यान रखने वाली प्रीलिम्स के लिए है कि टारगेट ईयर इज 2030। ये टारगेट ईयर है कि वन ऑफ द टॉप है, नॉट द टॉप, ये भी ध्यान रखना है इसका। अब इसकी कवरेज देख लेते हैं कि कौन कौन से एयर स्पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है। द कवरेज ऑफ NASP यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 विच इज ड्राफ्ट एज ऑफ नाउ विल इंक्लूड द फॉलोइंग एयर स्पोर्ट्स। एरोबैटिक्स, एरोबैटिक्स जो आपके हाथ में वो हवा में आपकी कलाबाजी करते हैं, आपके जो मूव करते हैं, वो आपका एरोबैटिक्स हो गया। एरो मॉडलिंग, ये आपका सेकंड हो गया। एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, थर्ड हो गया। फोर्थ इज बलूनिंग, जो आपके हॉट एयर बलून्स वगैरह होते हैं, वो हो गया। फिफ्थ इज ड्रोन्स। सिक्स्थ इज ग्लाइडिंग। सेवेंथ इज हैंड ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो ये अलग है आपका, ग्लाइडिंग एक अलग है, हैंड ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग अलग है आपका। फिर एट्थ हो गया आपका माइक्रोलाइटिंग एंड पैरामोटरिंग। नाइन्थ हो गया स्काई डाइविंग, जिंदगी ना मिले दोबारा। एंड 10th हो गया विंटेज एयरक्राफ्ट। तो मेरे हिसाब से ये आका एरोबैटिक्स हो गया। एरो मॉडलिंग आप देख सकते हैं कि शायद याद करने के लिए, एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ये ध्यान रख लेना। एरोबैटिक्स एरो मॉडलिंग ये आपको लग ही जाएगा। अगर ये मैं इस तरह से एम्फोसिस कर रहा हूँ इस चीज पे दोबारा से, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले कि आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। बड़ा एक वहां पे टेम्पटिंग क्वेश्चन बनता है इस पे। तो हो सकता है 5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऐसी ऑप्शन देंगे जो लगेगा कि शायद नहीं है इसमें से, ऐसी लग सकता है। तो हो सकता है इसमें लगे कि यार आउट ऑफ ऑल दीज 5 सारी 5 तो सही नहीं हो सकती, इसमें से एक ऐसी होगी, जैसे ड्रोन्स हो गया, एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये शायद लगे कि नहीं है इसके अंदर, बट ये है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये कुछ ऑप्शंस देख लेना। एरोबैटिक्स आप
कर देंगे टेक, मुझे जहां तक लगता है एरो मॉडलिंग भी कर लेंगे, बलूनिंग भी कर देंगे। एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ये याद रख लेना कि ये इसके अंदर है। ड्रोन्स ध्यान रख लेना कि लगेगा कि ड्रोन्स भी क्या एयर स्पोर्ट्स के अंदर आता है, नहीं आता, शायद ये है। ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, ये सब भी है। माइक्रो लाइटिंग एंड पैरामोटरिंग, ये भी ध्यान रख लेना कि ये भी इंक्लूडिंग है। स्काई डाइविंग तो है, एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। तो 3-4 जो पॉइंट्स है मैं कहूंगा कि अगर आपको याद रखने चाहिए तो वो मैं कहूंगा एमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ये ध्यान रख लेना। ड्रोन्स, क्योंकि इस पे हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकती है, ड्रोन सबको पता है क्या है, ठीक है। माइक्रो लाइटिंग एंड पैरामोटरिंग और विंटेज एयरक्राफ्ट, बाकी सारे मुझे लगता है आप याद रख लेंगे, इन सबको याद रख लेना। तो ये आपकी कवरेज हो गई। अब हम आते हैं गवर्नेंस एस्पेक्ट में। गवर्नेंस एस्पेक्ट में आता है सबसे पहले तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में, फिर एसोसिएशंस, एंड फिर एफएआई जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, उनके बारे में बात करता हूं। सो एन एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी स्टैब्लिश्ड एज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी। तो ऐसी बॉडी कोई है नहीं, पर क्रिएट करी जाएगी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये करी जाएगी। इट विल बी एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जैसे मैंने एक AQ बायस के वेबसाइट पे मैंने एक लेक्चर कंडक्ट करा था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, सो दैट इज आल्सो एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, बट इट इज बीइंग फंडेड बाय आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो उसी लेक्चर की तरह इसमें भी यही है कि इट विल बी एन ऑटोनॉमस बॉडी, इसको पूरा कंट्रोल दिया जाएगा, फंडिंग प्रोवाइड दिया जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, बट डे टू डे ऑपरेशन में इट विल बी एन ऑटोनॉमस बॉडी। अब इसकी मैंडेट क्या रहेगी? इट शैल प्रोवाइड गवर्नेंस ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेगुलेशंस, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशंस, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज। तो आपके रेगुलेशन इसको फॉर्मुलेट करनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, एसोसिएशंस और जो भी आपकी हैं सारी, उनको सर्टिफाई करना है, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने हैं, अवार्ड भी देने कंपटीशन जीतने को, एंड पेनल्टीज भी होंगी जो इनको फॉलो नहीं करेंगे। बट ये सिर्फ और भी इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये तो सिर्फ कुछ है जो मैंने मेंशन करे हैं। तो सारी इसके गवर्नेंस एस्पेक्ट पे ये करेगा। It shall conduct promotional events and competition across the country through different air sports association। तो जो भी events और competition ये conduct करेगी वो it will be conducted with the help of different air sports association, उस पर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Now this Air Sports Federation of India ASFI will be chaired by the Secretary Ministry of Civil Aviation। तो Ministry of Civil Aviation का जो secretary है वो इसे चेयर करेगा। हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो इसमें ये क्वेश्चन डाल दे कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चेयर करता है या फिर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये है, तो चेयरमैन है सेक्रेटरी, नॉट द मिनिस्टर, एंड द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द SDIT डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी द मेंबर सेक्रेटरी। ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी द चेयरमैन ऑफ द ASFI। अब हम एसोसिएशंस पे आते हैं, ये दूसरा लेग हो गया आपका गवर्नेंस एस्पेक्ट में। एसोसिएशन फॉर ईच एयर स्पोर्ट विल हैंडल डे टू डे एक्टिविटीज। जैसे मैंने बताया था कि जो भी आपके इवेंट्स होती है, कॉम्पिटिशन्स होती हैं या फिर नॉर्मल जो होती है रेगुलेशन, वो एसोसिएशन करेंगी, पर इन एसोसिएशन के ऊपर ASFI होगा। तो जैसे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो ये आपकी इस तरीके से बाकी सारे स्पोर्ट्स में अगर कोई एसोसिएशन नहीं है वो क्रिएट करी जाएंगी, एंड दे विल हैंडल द डे टू डे एक्टिविटीज। And these air sports association shall be accountable to ASFI, जो मैंने आपको बताया था, with respect to the regulatory oversight and providing safe, affordable, accessible, enjoyable and sustainable conduct of their respective, जो मैंने आपको ये आपके मिशन में बताया था। तो these association will conduct the day to day activities but ultimately they will be accountable to ASFI। ये हो जाएगा आपका। अब हम आते हैं हायर लेवल पे, that is FAI, जिसका नाम है फेडरेशन एरोनॉटिका इंटरनेशनल, यानी कि फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल, इस तरीके से है। तो FAI है ये आपका स्विस लैंग्वेज में। सो इट इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, लाउसने पे, LAUSANNE। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में नहीं है, वरना तो हर ऑर्गेनाइजेशन का स्विट्जरलैंड का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में होता ही है, पर वो जेनेवा में नहीं है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन आपके क्रिएट कर सकते हैं। तो लाउसने इन स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इट इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1905, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 1905 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। एंड इट सेट्स स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड मेंटेन ग्लोबल रिकॉर्ड्स।
इसके 100 से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। So all competition in India will be conducted as per the guidelines laid down by FAI, and Air Sports Federation of India shall represent India at FAI। तो ये जो मैंने आपको बॉडी बताई थी आपकी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये एक्चुअली इंडिया को एफएआई में रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैंने बताया था इसके 100 मेंबर्स है, सो एफएआई पे इंडिया को ये बॉडी रिप्रेजेंट करेगी, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और जो भी बाकी सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी, और साथ में यही इंश्योर करे कि ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स है तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करे, या फिर ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रही है वो इंडिया में भी ऑर्गेनाइज हो। तो ये इसका है। साथ में अब मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कंटेक्स्ट में भी आ जाऊं तो एफएआई के साथ में रिलेटेड है कि एफएआई ये जो आपकी बॉडी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड बॉडी है, जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बट as of now air sports is not included in the IOC International Olympic Committee approved sporting events, but it is putting a lot of effort, FAI is putting a lot of effort and trying to convince IOC to include air sports in the IOC approved स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ये चीज़ भी है, तो हो सकता है फ्यूचर में ओलंपिक्स वगैरह में भी आपकी एयर स्पोर्ट्स की इवेंट्स आपकी इंक्लूड करी जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना कि एफएआई को रिकॉग्नाइज तो करा जाता है, पर एयर स्पोर्टिंग इवेंट्स को अभी ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं करा जाता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट पे आते हैं। अभी गवर्नेंस हो गया, उसी से रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन का है। सो ऑल पर्सन्स एंड एंटिटीज प्रोवाइडिंग एयर स्पोर्ट्स सर्विसेज शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एयर स्पोर्ट एसोसिएशन। तो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसी कोई भी जो कंपनीज हैं या फिर जो लोग हैं जो एयर स्पोर्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस में, रजिस्ट्रेशन में, या फिर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको और आपको रजिस्टर करने का पड़ेगा एज मेंबर्स विद द रिस्पेक्टिव एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो आपका टॉप पे हो गया एफएआई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आपका हो जाएगा एएसएफआई, एएसएफआई के नीचे एसोसिएशन होगी, और उसके नीचे आपके आ जाएंगे पर्सन्स एंड एंटिटीज। इनफैक्ट की इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एयर स्पोर्ट्स आल्सो शैल बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव एयर स्पोर्ट एसोसिएशन। तो सिर्फ लोग और कंपनी ही नहीं, आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं which shall be used with air sports shall also be registered with respective air sport association till such equipment is decommissioned, damaged or beyond repair or lost। तो इक्विपमेंट्स को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एयर स्पेस मैप के बारे में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में, और आई एम प्रीटी श्योर इस साल प्रीलिम्स पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा कि कितने जोन्स इसके अंदर हैं। वो इस वजह से कि ड्रोन रूल्स के अंदर भी है, और साथ में इस जो ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसने भी मेंशन करा है। तो जो ड्रोन रूल्स आपके नोटिफाई करे गए थे अगस्त 2021 में, ड्रोन रूल्स 2021, सो उसके अकॉर्डेंस में एक एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड ऑन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, जो रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की। तो उसका जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, उस पे एयर स्पेस मैप पब्लिश करा गया। मैं इसको अगर रिपीट करूं तो डीजीसीए ने एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, एंड दैट वाज डन इन अकॉर्डेंस विद द ड्रोन रूल्स ऑफ 2021। उसके अकॉर्डेंस में एक एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया पब्लिश करा गया है। ये इसका लिंक है अगर आप देखना चाहें। एंड दिस मैप सेग्रीगेट्स द एंटायर एयर स्पेस ऑफ इंडिया इनटू 3 जोन्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो जैसे आपकी वो रेड लाइट होती है उसी तरीके से आपका 3 सिंबल्स हैं, तो कलर्स हैं रेड, येलो एंड ग्रीन, उस जोन में आपका डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो ये तो ड्रोन रूल्स ने कहा था, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म डीजीसीए ने क्रिएट करा है। साथ में अब ये जो आपकी एयर स्पोर्ट्स की पॉलिसी है वो क्या कहती है, इट सेज दैट एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स में रिलाई ऑन दिस इजीली एक्सेसिबल मैप फॉर गाइडेंस। तो जो भी एयर स्पोर्ट्स का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो इस मैप को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया था रेड, येलो एंड ग्रीन है, तो ऑपरेशन इन रेड एंड येलो जोन requires permission from central government and the concerned air traffic control authority respectively। रेड एंड येलो जोन का तो ये हो गया कि वहां पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए, और साथ में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी परमिशन चाहिए। ऑपरेशन इन ग्रीन जोन्स फॉर एयरक्राफ्ट विद ऑल अप वेट अप टू 500 kg डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन। तो जो ग्रीन जोन्स हैं जिसमें एयरक्राफ्ट का वेट आपका 500 kg है, तो उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो हो गए आपके ग्रीन, येलो एंड रेड जोन के बारे में। तो
यही कहा है कि वो एयर स्पेस मैप को भी रेफर कर सकते हैं, एयर स्पोर्ट्स के लिए वो सेम आपका मैप रेफरेंस के लिए रहेगा। अब एक और आता है कंट्रोल जोन्स। कंट्रोल जोन्स कौन से होते हैं? फॉर एयर स्पोर्ट्स सेंटर्ड अराउंड अ फिक्स्ड लोकेशन। एक तो होते हैं कहीं भी एयर स्पोर्ट्स, आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं कहीं पे भी कर सकते हैं, ड्रोन से कहीं पे भी उड़ा सकते हैं। पर कुछ ऐसे एयर स्पोर्ट्स जो एक लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया। तो आपसे एक वैसे यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन भी सकता है कि बीर बिलिंग कहाँ पे है, यहीं से ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश, गैंगटॉक इन सिक्किम, ये तो आपका थोड़ा आसान है, याद पता होगा आपको, हदपसार इन महाराष्ट्र, और वगमोन इन केरला। तो ये जो आपके रीजन्स हो गए, बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश, गैंगटॉक इन सिक्किम, हदसपार इन महाराष्ट्र, और वगमोन इन केरला। सो दीज काइंड ऑफ लोकेशंस, मतलब ऐसी लोकेशन, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इससे ज्यादा और भी होंगे। तो ऐसे एयरपोर्ट्स विच आर सेंटर्ड अराउंड अ फिक्स लोकेशन, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज कंट्रोल जोन फॉर एयरपोर्ट्स विद नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी। तो इन जोन्स को कंट्रोल जोन क्रिएट डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें इन मिनिस्ट्रीज की आपकी परमिशन चाहिए होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा डिक्लेयरिंग कंट्रोल जोन्स? कौन से ऐसे एरियाज जहां पे वहां पे एयर स्पोर्ट्स विच आर सेंटर्ड अराउंड अ फिक्स लोकेशन। दिस विल enable hassle free flying by air sports enthusiasts in such control zone without creating any risk to national security और सेफ्टी ऑफ अदर मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो ऐसे एरियाज में जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू रह सकता है और एयरक्राफ्ट और भी आपके वहां पे उड़ रहे हैं, तो उनके साथ कुछ कंफ्लिक्ट ना है, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा कंट्रोल जोन्स का। अब हम सेफ्टी एस्पेक्ट में आते हैं कि पहले तो एयर स्पोर्ट्स खुद ही बहुत आपका, उसमें एक रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हाई है। वैसे तो रिस्क हर जगह पे ही है, पर इसमें ज्यादा हाई है। तो इसी वजह से सेफ्टी के ऊपर से ज्यादा एम्फेसिस देता है। साथ में यही कहता है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करा गया एसोसिएशंस ने, तो उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पेनल्टी आपको इंपोज करी जाएगी, अपार्ट फ्रॉम सस्पेंशन एंड इवन अल्टीमेटली डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब हो गया कि अब फ्यूचर में आप कभी इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। तो जो भी आपकी एयर स्पोर्ट एसोसिएशन इसको या फिर आपके जो लोग हैं इसको वायलेट करें, उन पे हैवी आपका पेनल्टी इंपोज करी जाएगी। एक और आगे आपका एजुकेशन एस्पेक्ट में, दैट इज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल बी encouraged टू हैव एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन देयर करिकुलम। तो एयर स्पोर्ट्स को भी उनके करिकुलम में इंक्लूड करा जाएगा, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, आपका यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी। तो ये आपका इसका बहुत प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। आप देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के कंटिन्यूएशन में ये भी आपका क्या कहता है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के करिकुलम में भी इंक्लूड करा जाएगा। अब हम आते हैं फाइनेंसेस के एस्पेक्ट में, क्योंकि जब तक फाइनेंसेस आपके सॉर्टेड नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो फंडिंग के बारे में अगर हम बात करें, फंडिंग फंडिंग तीन चीजें आ जाएंगी फाइनेंसेस में। फंडिंग आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, एंड आपका इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा। तो तीनों के बारे में बात कर लेता हूं। सो लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ एयर स्पोर्ट्स विल कम फ्रॉम, जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है आपकी वो कहां से आएगी? क्योंकि आपका एडवेंचरस और अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स है, तो कहां से मेनली फंडिंग आएगी? फ्रॉम कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स, मेंबरशिप फीस, इवेंट्स एंड मीडिया राइट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मेनली आपका प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, स्पॉन्सर्स आपके हो जाएंगे, मेंबरशिप फीस, इवेंट्स एंड मीडिया राइट्स। और जो मुझे लगता है कि इजीली ये यहाँ से फंडिंग आ भी जाएगी। पर फिर भी अगर यहाँ से भी कुछ शॉर्टेज हुई, देन एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रपोज रेगुलेटरी बॉडी है, इट मे सीक फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ एयर स्पोर्ट्स स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स। तो लगता है कि इनिशियली अभी थोड़ा सा और पुश चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो चली जा सकती है, बट लग रहा है कि जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से बहुत सारी फंडिंग मिल जाएगी। अब हम आते हैं टैक्सेशन एस्पेक्ट पे, क्या कहता है। इस टाइम पे आपको पता है कि जीएसटी जो चल रहा है उसके अगेंस्ट काफी रिजेंटमेंट चल रही है। तो एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में भी काफी इश्यूज हैं। जैसे जीएसटी रेट ऑन परचेज ऑफ एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट इज बिटवीन 18 to 28%, बहुत ज्यादा हाई है, ये आपका हायर कैटेगरी में आता है। साथ में बलून्स, ग्लाइडर्स एंड अदर नॉन पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड दिस पेज अ लेविड अ जीएसटी रेट ऑफ 18%। तो ये आपका जीएसटी काफी ज्यादा है। सो टू मेक द एयर स्पोर्ट्स अफोर्डेबल टू द कॉमन पब्लिक, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ये कहती है, आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी ये कहती है, द गवर्नमेंट विल रिक्वेस्ट द जीएसटी काउंसिल। वैसे सब आपकी देखा जाए तो गवर्नमेंट ओन बॉडी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिक्वेस्ट द जीएसटी काउंसिल, जो फाइनेंस मिनिस्टर आपकी चेयर करती है, टू कंसिडर रैशनलाइजिंग द जीएसटी रेट ऑन एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू 5% और लेस। तो आप देख सकते हैं, वैसे 5% तो नहीं जाएगा, जहां तक मुझे लगता है 12% जाएगा, पर यह है कि 18 to 28% और या फिर का जो ब्रैकेट है उससे कम करा के 15% आ जाएगा इक्विपमेंट्स पे।
अगेन इक्विपमेंट्स इज द टॉप इशू। तो ये टैक्सेशन का एस्पेक्ट आ गया। और अब हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो गवर्नमेंट विल कंसिडर अलाउइंग इंपोर्ट ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनिशियल ईयर्स में हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए। इंपोर्ट ऑफ प्रीवियसली यूज्ड इक्विपमेंट may also be allowed free import subject to laid down norms of airworthiness। तो आपकी जो फ्रेश इक्विपमेंट्स हो या फिर यूज्ड इक्विपमेंट्स हो उस पे भी इनिशियल ईयर्स में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और इंटरनेशनल विजिटर्स का भी यही है कि वीक जो विंटर्स का जो पीक होता है अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज में, द लेवल ऑफ एयरपोर्ट रिड्यूसेस इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि वहां पे आपकी सर्दी काफी ज्यादा होती है आपके वहां पे, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा आते हैं आपके थर्स। तो वहां पे होता है कि माइल्डर क्लाइमेट्स की तरफ माइग्रेट करती है। तो इंडिया भी इंश्योर करेगी कि वहां से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि वहां पे जब सर्दी ज्यादा हो जाती है कि बिल्कुल बाहर निकलना भी नहीं जाता, तो वहां पे उनको इन्वाइट करेगी कि विंटर्स में हमारे यहाँ पे आ जाए। ठीक है। एंड आत्मनिर्भर अभियान के अंदर आपका जो इक्विपमेंट्स हैं, सो डोमेस्टिक डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी प्रमोटेड इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो यानी कि डोमेस्टिक इंडिजिनस आपके इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया बट आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद आपको कहीं और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, वाई इसकी जो क्यों ये पॉलिसी इतनी सिग्निफिकेंट है वो भी बता दिया, और साथ में पूरी पॉलिसी के सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के कंटेक्स्ट में बता दिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query related to this lecture or any other topic of general studies or current affairs, please feel free to connect with us. So friends, ये हमारा फोन नंबर है 9319057600 and these are the social media platforms Facebook, Instagram, Telegram and YouTube. You can connect with us via these platforms. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.